नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सॉल्व्ड पेपर ऑफ एसी, एएसओ, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, एमएस हेल्पर कंडक्टेड बाय एनवीएस एंड अदर डिपार्टमेंट्स। तो सॉल्व्ड पेपर पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें रिसेंट ट्रेंड पता लग रहा है। क्वेश्चन है वो किस तरीके के आ रहे हैं। इससे पहले हमने लैंग्वेजेस पर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पर 20-20 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी प्रिपरेशन को प्लान करिए। आज के पेपर में हम चर्चा करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स और रिसेंट ट्रेंड क्या पूछा गया है। मतलब कि जीके पर क्वेश्चंस हैं वो सीधे नहीं पूछे गए, यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। वो क्या चेंजेज हैं, वो चेंजेस भी आपको मैं बताने वाला हूँ और ये आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे अपनी प्रिपरेशन में। जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो देखते हैं क्या चेंजेज हैं और किस तरीके के क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए प्लान करने में मदद करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है वो भी अवेलेबल करवा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। वह यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह का एक कार्बन दो अन्य कार्बनों से आबंध बनाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। द कंपाउंड इन विच वन कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म्स ए बॉन्ड विद टू अदर कार्बन इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर ए एल्डिहाइड, बी कीटोन, सी एमाइंस, डी एल्कोहल। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी कीटोन। एक कार्बोनिल ग्रुप है वो दो दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है वो इस तरीके से दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन कहते हैं। जो कि दूसरे क्या कर रहा है, दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं सेकंड। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जाने जाते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम इज नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देख लेते हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है ए मरिम्बा, बी पियानो, सी मृदंग, डी वायलिन। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी वायलिन। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है वो जुड़े हुए वायलिन से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व में एकमात्र तैरता पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। तो कौन है जो कि फ्लोटिंग पार्क के रूप में है और विश्व में एक ही है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, लेमटेक लेक पे है। और लेमटेक लेक कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में है। यहाँ मणिपुर स्टेट में है और ये लोकटक लेक के अंदर कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता पार्क है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस देश ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर योजना के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है। तो कौन सा देश है जो कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर बना रहा है और उसमें मदद करवा रहा है, जहां पर वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम। वो कौन सा देश है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए जापान, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए जापान है। उसने दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम के लिए मनी मतलब कि धन उपलब्ध करवाए, फाइनेंसिंग भी की है और साथ में ही उसमें तकनीकी सहायता भी प्रोवाइड की है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने लेह लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है? जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा खत्म करके और लेह लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो उसके सबसे पहले उपराज्यपाल है, किसको नियुक्त किया है? इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन शॉन इन एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लेह लद्दाख? तो इनमें से कौन बने हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए उमंग नरूला, बी अजीत कुमार साहू, सी राधा कृष्ण माथुर, डी डॉक्टर पवन कोतवाल। तो कौन बनाए गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा सी, राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर है, लेह लद्दाख के लिए प्रथम उपराज्यपाल के रूप में शपथ उनको दिलाई गई है। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, जब स्वदेशी विमान वाहक IAC P-71 भारतीय जल सेना इंडियन नेवी के साथ सेवा प्रदान करने के लिए जुड़ेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। व्हाट विल बी कॉल्ड व्हेन द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC P-71 joins द इंडियन नेवी टू प्रोवाइड सर्विस। मतलब कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट तैयार किया गया है जो कि नाम रखा है IAC P-71। अगर वो इंडियन नेवी को ज्वाइन कर लेगा तो उसका क्या नाम हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए INS विक्रांत, बी INS विंध्यगिरी, सी INS विशाखापट्टनम, डी INS विराट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए INS विक्रांत। जो स्वदेशी विमान वाहक IAC P-71 जल सेना में इंडियन नेवी में शामिल होने पर वो कहलाएगा INS विक्रांत कहलाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 7, त्वचा पर मामूली कटने, छिलने या जलने से होने वाले संक्रमणों से बचाव के लिए निम्नलिखित में से किस माइल्ड एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइल्ड एंटीसेप्टिक इज यूज टू प्रिवेंट स्किन इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय माइनर कट्स, स्क्रैप्स और बर्न्स? तो कौन सा वो एंटीसेप्टिक है जो कि मामूली कटने, छिलने या जलने के समय उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए जिंक सल्फेट, बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी फॉर्मेल्डिहाइड, डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है जिसको माइल्ड एंटीसेप्टिक बोलते हैं। छोटे कट लगने पर या स्क्रैप या छिलने पर क्या लगाते हैं, उसको हम घाव पर या चोट पर लगाते हैं, जो एंटीसेप्टिक का काम करता है, कीटाणुनाशक का काम करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY वर्ष डैश में शुरू की गई? कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, इन विच ईयर? ऑप्शंस आर ए 2000, बी 2002, सी 2001, डी 1999। करेक्ट आंसर इज ए 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष में शुरू की गई। कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? 2000 में शुरू की गई थी। सही हो जाएगा उत्तर ए। अगला सवाल देख लेते हैं 9, निम्नलिखित में कौन सी योजना कम आय वाले अनुसूचित जाति, भूमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु, भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा अर्थात स्नातकोत्तर डिग्री या PhD कोर्स हेतु विदेश में अध्ययन करने के लिए सहूलियत प्रदान करती है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर होती है? तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, किसके लिए लागू है? ये कम आय वाले बच्चों के लिए है, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, विमुक्त घुमंतु जो घूमते रहते हैं, या अर्ध घुमंतु है उनके लिए, भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब कि स्नातकोत्तर डिग्री या PhD कोर्स के लिए विदेश में अध्ययन करने के लिए जो सहायता प्रदान करते हैं। तो कौन सी वो सहायता है, उसका नाम क्या है, हमें ढूंढना है। ए है नेशनल फॉरेन स्कॉलरशिप की सेंट्रल सेक्टर स्कीम, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ नेशनल फॉरेन स्कॉलरशिप, बी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की सेंट्रल सेक्टर स्कीम, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, सी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की नेशनल सेक्टर स्कीम, द नेशनल सेक्टर स्कीम ऑफ नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप।
डी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की प्रिंसिपल सेक्टर स्कीम, द प्रिंसिपल सेक्टर स्कीम ऑफ नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। तो इनमें से कौन सी स्कीम है जो उक्त श्रेणी के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की सेंट्रल सेक्टर स्कीम। द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है, ये दी जाती है किसके लिए? अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, कम आय वर्ग हैं, विमुक्त घुमंतु या अर्ध घुमंतु, भूमिहीन, मजदूर और पारंपरिक कारीगरों के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या पीएचडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने के में मदद करते हैं। तो ये कहलाती है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल 10, पुत्रियों का उनके पिता की जायदाद में बराबर का अधिकार है, जो हिंदू पर्सनल लॉ और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पहले हुए संपत्ति के बंटवारे पर भी लागू होगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस खंडपीठ ने जनवरी 2022 में ये निर्णय दिया है? पिता की जायदाद पर जो हक होता है वो 1956 के नियम लागू होने से पहले अगर बंटवारा हो गया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि उन पुत्रियों पर भी लागू होगा जो कि 1956 से पहले बंटवारा हो चुका है, पर्सनल लॉ लागू होने से पहले। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। Daughters have equal rights in their father's property, which will also apply to the distribution of property before the enactment of Hindu Personal Law and Hindu Succession Act 1956. Which of the following division benches of the Supreme Court of India gave this डिसीजन इन जनवरी 2022? मतलब कि ये आदेश है कौन सी खंडपीठ ने दिया है जनवरी 2022 में, कौन से सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जारी किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ, बी न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ, सी न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की खंडपीठ ने, और डी न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने। तो किसने आदेश ये जारी किया है? सही उत्तर हो रहा है ए न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है कि पुत्रियों को उनके पिता के जो प्रॉपर्टी है उस पर हक होगा, और ये नियम है वो लागू होगा 1956 से पहले जो पर्सनल लॉ लागू हुए थे, उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ था, उससे पहले भी अगर बंटवारा हो गया उन पर भी ये आदेश है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सही उत्तर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार यहाँ 19 से लेकर के 22 में दिए गए हैं। तो कौन से मौलिक अधिकार है उनके बारे में बताया गया है। इन आर्टिकल 19 टू 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड? तो कौन से फंडामेंटल राइट यहाँ पर बताए गए 19 से लेकर के 22 में? ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सी शोषण के खिलाफ अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। सही हमारा उत्तर हो जाएगा ए स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेकर के 22 में क्या बताया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट बताए गए हैं, किससे संबंधित है? कई सारे तरीके की स्वतंत्रताएं होती हैं, तो 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल 12, निम्न कंपनियों में से किसने 2021 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसीव्ड द नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड फॉर 2021? तो वो कौन कंपनी है जिनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है वो दिया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी वेदांता लिमिटेड, सी इंफोसिस, डी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेट स्टोरी निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद है? ग्रेट स्टोरी इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर?
ऑप्शंस आर ए मैत्रेय, बी थेरवाद, सी महावस्तु, डी महाविहार। तो सही उत्तर हमारा है सी महावस्तु। ग्रेट स्टोरी ये बुद्धिस्ट लिटरेचर महावस्तु का इंग्लिश वर्जन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम एनएमडीएफसी का निगमीकरण कब हुआ? व्हेन वाज द नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन एनएमडीएफसी इनकॉर्पोरेटेड कब किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1971, बी 1994, सी 1993, डी 2005। करेक्ट आंसर विल बी डी 1994। 1994 में एनएमडीएफसी की स्थापना या निगमीकरण किया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी बाजार से एक सामान खरीदना और साथ ही साथ वैसा ही सामान दूसरे बाजार में अधिक मूल्य में बेचना कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाइंग वन आइटम फ्रॉम वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग द सेम गुड्स इन अनदर मार्केट एट ए हायर प्राइस इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्वायत्त अर्थतंत्र ऑटार्की, बी मूल्य वृद्धि एप्रिसिएशन, सी अंतरपणन आर्बिट्रेज, डी परिसंपत्ति एसेट। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी अंतरपणन। अंतरपणन का मतलब है कि एक जगह से सामान पण खरीदा है और दूसरी जगह उसको अच्छे कीमत में ज्यादा कीमत में बेच दिया है, तो उसको हम बोलते हैं अंतरपणन कहते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, शुष्क बर्फ डैश को द्रवीभूत करके बनाई जाती है? किसको द्रवीभूत करके बनाई जाती है? ड्राई आइस इज मेड बाय लिक्विफाइंग। तो किसको लिक्विफाई करके और शुष्क बर्फ है वो तैयार की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब CO2 है उसको द्रवीभूत करके और शुष्क बर्फ बनाई जाती है। CO2 को लिक्विफाई करके क्या बनाई जाती है? ड्राई आइस तैयार की जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 1529 में घाघरा युद्ध लड़ा? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स फॉट द घाघरा वॉर इन 1529? तो 1529 में किसने घाघरा का युद्ध लड़ा था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए बाबर। बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1529 में लड़ा था। तो जीके में सभी तरीके के क्वेश्चन है वो यहाँ पर शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें जनरल साइंस है, साथ में हिस्ट्री और करंट अफेयर्स है। सब चीजें जीके में होती है। तो जो रिसेंट ट्रेंड है वो क्या चल रहा है जीके पर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है ए। अगला सवाल 18, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के अंतर्गत वित्तीय सुविधा के लिए डैश की एक नई सेंट्रल सेक्टर योजना की शुरुआत की। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ए न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ डैश फॉर फाइनेंशियल कन्वीनियंस अंडर द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन 2020। तो कितनी राशि का फंड रखा गया है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के रूप में वित्तीय सुविधा देने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। 1 लाख करोड़, बी 2.5 लाख करोड़, सी 2 लाख करोड़, डी 1.5 लाख करोड़। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 1 लाख करोड़। यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के रूप में, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। सही यहाँ पर हमारा हो जाएगा उत्तर ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? तो कौन सा आंदोलन B.R. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए समेक्या आंध्र आंदोलन, बी नवनिर्माण आंदोलन, सी एका आंदोलन, डी महाड़ सत्याग्रह। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह वो शुरू किया गया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 20, कुकरेल संरक्षित वन डैश में है। कुकरेल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज इन कहां पर स्थापित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए जयपुर, बी लखनऊ, सी इंदौर, डी भुवनेश्वर। तो सही उत्तर हमारा हो रहा है बी लखनऊ। कुकरेल संरक्षित वन है वो कहां पर है? लखनऊ में है। तो लखनऊ में ये कुकरेल संरक्षित वन, कुकरेल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज इन लखनऊ। करेक्ट आंसर विल बी बी। अगला सवाल देख लेते हैं। 21, आरटीआई एक्ट 2005 की डैश के प्रावधान के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ डैश ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। तो कौन सी धारा के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का निर्माण किया गया, गठन किया गया, नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए धारा 11, बी धारा 13, सी धारा 14, डी धारा 12। तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा डी धारा 12। आर्टिकल 12 के तहत ये रखा गया है। यहाँ पर जो रूल 12 है उसके अंतर्गत ये प्रोविजन रखा गया है कि आरटीआई एक्ट के तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसकी नियुक्ति की जाएगी। और डियर फ्रेंड्स, आरटीआई पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, नॉलेज मंडली की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आरटीआई से रिलेटेड पूरे वीडियोस देखिए, जिससे कि आरटीआई से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो भी आप कवर कर पाए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी। और डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल एक लेटेस्ट ट्रेंड के लिए क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। क्या कॉम्प्रीहेंशन में मतलब पैराग्राफ में क्वेश्चन छुपे हुए हैं या ये सिर्फ समय खाने के लिए है, टाइम कंज्यूमिंग है? क्या बात यहाँ पर बताई गई है? बिल्कुल एक लेटेस्ट ट्रेंड अभी रिसेंटली देखने में आया कि कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड जीके के क्वेश्चन बनाए गए। क्या ये आपको आसान करने के लिए है या इसको मुश्किल बनाने के लिए? इसका आप इन क्वेश्चंस को देख करके समझ पाएंगे कि नया ट्रेंड क्या है। देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संदर्भ जानकारी को समझें और दिए गए संदर्भ से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में, हर एक क्वेश्चन के साथ में गद्यांश को नहीं पढ़ूंगा, एक बार गद्यांश को समझ लेते हैं। पहला गद्यांश पढ़ के देखते हैं। उन्हें प्रमुख रूप से उनके गोल करने वाले कारनामों और फील्ड हॉकी में उनके 3 ओलंपिक स्वर्ण पदकों जो कि जीते गए थे 1928, 1932, 1936 के लिए याद किया जाता है। उस दौरान भारत का खेल में दबदबा था। वह 1922 में भारतीय सेना में शामिल हुए और 1926 में सेना की टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे के समय चर्चा में आए। 1928, 1932 के ओलंपिक खेलों में खेलने के बाद बर्लिन में 1936 के खेलों में उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी भी करते हुए फाइनल मैच में जर्मनी की 8-1 की हार में 3 गोल दागे। तो ये किसके बारे में संदर्भ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, जहां पर बताया है कि उन्होंने 3 बार स्वर्ण पदक दिलाए ओलंपिक 1928 में, 1932 में, 1936 में। तो यहाँ पर ओलंपिक खेल आ गए, साथ में ही हॉकी के बारे में भी उन्होंने चर्चा कर दी है। तो यहाँ हॉकी भी समझ में आ गया। तो कौन से खिलाड़ी वो थे, वो खिलाड़ी है वो हमें समझने हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है? 22वां है। इस गद्यांश में वर्णित खिलाड़ी का जन्म निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो क्वेश्चन से समझ में आ गया कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ हिंट दी गई है, वहां पर बताया नहीं गया, उत्तर आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले जिसके बारे में चर्चा की गई है उसके बारे में डिटेल में हमें पता होना चाहिए। तो एक कोई सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था, अब उससे संबंधित कई सारे कोरिलेट क्वेश्चन आ गए हैं। तो जन्म स्थान पता होना चाहिए। तो पहला हमारा टास्क क्या हो जाएगा कि वो खिलाड़ी कौन है, खिलाड़ी का जन्म कहाँ हुआ, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द प्लेयर मेंशन्ड इन द दिस पैसेज बोर्न? तो जो पैसेज में बताया गया उस खिलाड़ी का जन्म कहाँ पर हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। ए जयपुर, बी आगरा, सी इलाहाबाद, डी चंडीगढ़। सही उत्तर हमारा हो रहा है सी इलाहाबाद। इलाहाबाद में उन खिलाड़ी का जन्म हुआ है और अभी भी गुप्त बात है कि वो खिलाड़ी कौन है। तो सबसे पहले हमें खिलाड़ी का नाम पता करना होगा।
इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। सही उत्तर हो रहा है हमारा सी। अगला सवाल उसी से संबंधित है। इस गद्यांश में वर्णित खिलाड़ी का जन्म दिवस भारत में डैश के रूप में मनाया जाता है, मतलब किस रूप में मनाया जाता है। इलाहाबाद में पैदा होने वाले खिलाड़ी है, उनका जन्म दिवस है, वो किस रूप में मनाया जाता है। तो खिलाड़ी पता लग जाएगा तो जन्म दिवस का पता लग जाएगा, और उसके जन्म स्थान का भी पता लग जाएगा, और जन्म दिवस है वो किस रूप में मनाया जाता है ये भी पता लग जाएगा। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। द बर्थडे ऑफ द प्लेयर मेंशन्ड इन दिस पैसेज इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज डैश। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए राष्ट्रीय हॉकी दिवस, बी राष्ट्रीय खेल दिवस, सी राष्ट्रीय गौरव दिवस, डी राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। तो किस रूप में मनाया जाता है उनके जन्म दिवस को? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जल्दी से बता दीजिए राष्ट्रीय खेल दिवस है कब मनाया जाता है, ये आपका कमेंट आ जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है, और राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है किन के जन्म दिवस पर, ये अभी इसका भेद खुलने वाला है। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी। 24वां क्वेश्चन है, गद्यांश निम्न में से किस खिलाड़ी के बारे में बता रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस खिलाड़ी के बारे में हिंट दे रहा है, किसके बारे में सारगर्भित बात उसने बताई है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट। ऑप्शन देख लेते हैं। ए अजीत पॉल सिंह, बी बलबीर सिंह, सी उधम सिंह, डी ध्यानचंद। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में बताया गया है। मेजर ध्यानचंद हैं हॉकी के जादूगर थे, जिनके बारे में बताया गया। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, और उनके जन्म दिवस को अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही उत्तर हमारा हो रहा है यहाँ पर डी। और साथियों कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित आगे भी और ये कॉम्प्रीहेंशन आ गया है। क्या बात बताई गई है, निर्देश देख लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संदर्भ जानकारी को समझे और दिए गए संदर्भ से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये गद्यांश फिर से देखना है हमें। यह एक उपकोशिकीय अंग है जो लगभग हर प्रकार की संकेंद्रिकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं, सुस्पष्ट केंद्रक वाली कोशिकाओं में मिलता है, एवं यह बड़े अणुओं, पुराने कोशिकीय भागों और सूक्ष्म जीवों के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। यह अंग एक झिल्ली से घिरा होता है जो कि एक प्रोटीन पंप के द्वारा भीतरी भाग में एक अम्लीय वातावरण कायम रखती है। यह अंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों, एसिड हाइड्रोलेजेज की व्यापक विविधता रखता है जो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जैसे बड़े अणुओं को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में बताया गया है? ये एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताया गया है कि यूकैरियोटिक एक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल है तो केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाली जो सेल होती है उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक कोई सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताया गया है। वो सेल ऑर्गेनेल है वो कैसा है? वो एक झिल्ली से घिरा हुआ है, मतलब कि यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। और साथ में वो क्या काम करता है, उसके पास में एसिड हाइड्रोलेजेज है, मतलब कि वो अणुओं को तोड़ने में काम करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। साथ में ही सेल के अंदर जो टूटे फूटे या बड़े अणु हैं उनको तोड़ने में, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करने में भी वो काम आता है। तो वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्या क्वेश्चन बन रहा है। 25th देख लेते हैं। यह गद्यांश निम्न में से किस उपकोश की कोशिकांगों की चर्चा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स इज डिस्कस्ड इन दिस पैसेज। तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर डिस्कस किया गया है पैसेज में? ऑप्शन देख लेते हैं। गोल्जी अपरेटस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में यहाँ पर बात की गई है। लाइसोसोम के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि लाइसोसोम है, उसके बारे में बताया गया है। इस ये यूनिट मेम्ब्रेन बाइंड सेल ऑर्गेनेल होता है, और इसके पास में लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स होते हैं, जो कि सेल के अंदर पुराने सेल ऑर्गेनेल्स को ब्रेक डाउन करने में और बाकी सारी चीजों में ये काम आता है। और अगर ये नॉर्मल सेल में बस्ट हो जाए, पूरी सेल कोई वो हेल्दी सेल कोई डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस वर्ष
उपकोशिकीय अंगों की खोज करने वाले कोशिका विज्ञानी साइटोलॉजिस्ट को इस खोज के लिए साझे रूप में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब कि उसी से संबंधित क्वेश्चन है, वहां पैराग्राफ से संबंधित है कि साइटोलॉजिस्ट है उसको नोबेल प्राइज दिया गया फिजियोलॉजी मेडिसिन में, जहां पर ये नोबेल प्राइज है उन्होंने शेयर किया था। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द साइटोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड subcellular organelles was jointly awarded the Nobel Prize in Physiology और मेडिसिन फॉर दिस डिस्कवरी। तो कब उनको नोबेल प्राइज मिला ये देख लेते हैं। ऑप्शन में 1975, बी 1976, सी 1977, डी 1974। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी 1974 में ये पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, जो कि शेयर किया था उन्होंने, साइटोलॉजिस्ट थे उन्होंने शेयर किया था। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस कोशिका विज्ञानी साइटोलॉजिस्ट ने इन उपकोशिकीय अंगों की खोज की? तो लाइसोसोम की खोज है, साइटोलॉजिस्ट ने खोज की थी। वो साइटोलॉजिस्ट का कोशिका विज्ञानी का नाम क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड दीज सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स? तो कौन थे वो? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ग्रेगर मेंडल, बी फ्रांसिस क्रिक, सी कार्ल लिनियस, डी क्रिस्टियन रेने डी डुबे। तो सही उत्तर हमारा हो रहा है यहाँ पर डी, क्रिस्टियन रेने डी ड्यूवे ने इनकी खोज की थी, लाइसोसोम की खोज की थी। सही उत्तर हमारा होगा यहाँ पर डी। और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1974 में। साथ में ही पैराग्राफ के आधार पर सारी बातें हैं वो बता दी गई हैं। तो एक ऑर्गेनेल को लेकर के और उससे संबंधित डीप चीजें यहाँ पूछी जा रही हैं। बिल्कुल एक रिसेंट नया ट्रेंड आया है जो कि जीके में पहले ऐसा नहीं पूछा जाता था। अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संदर्भ जानकारी को समझे और दिए गए संदर्भ से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर फिर से एक पैराग्राफ है। वह एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और उद्योगपति थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की। तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि भारतीय भौतिक विज्ञानी है, उद्योगपति भी है जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की और भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सहायता की। तो इसी से आपको नाम ध्यान में आ गया होगा। उन्होंने उद्योगपतियों के परिवार में जन्म लिया था। उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में दाखिला लिया, परंतु बाद में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने 1940 में प्राकृतिक विज्ञान की प्रावीण्य परीक्षा उत्तीर्ण की। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वे भारत लौटने के लिए मजबूर हुए। यहाँ उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु से भौतिक शास्त्री सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के निर्देशन में ब्रह्मांडीय किरणों कॉस्मिक रेज पर शोध किया। डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए 1945 में वे कैम्ब्रिज वापस लौटे और 1947 में उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशंस विषय पर एक थीसिस लिखी। अपनी भारत वापसी पर उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। तो किसके बारे में ये चर्चा की गई है? पूरा पैराग्राफ है एक साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की शुरुआत की, परमाणु ऊर्जा के विकास में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए और वो भौतिक विज्ञानी थे, उद्योगपति भी थे, अंतरिक्ष अनुसंधान की भी उन्होंने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले इस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन 28वां, गद्यांश में वर्णित वैज्ञानिक को वर्ष डैश में पद्म भूषण प्रदान किया गया। तो इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। द साइंटिस्ट मेंशन्ड इन द पैसेज वाज अवार्डेड पद्म भूषण इन द ईयर। तो वो ईयर हमें पता लगानी है। सबसे पहले तो साइंटिस्ट का पता होना चाहिए और उनको कब पद्म भूषण दिया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1973, बी 1954, सी 1969, डी 1966। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी 1966। 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 29, निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक की चर्चा गद्यांश में की गई है? तो कौन भारतीय वैज्ञानिक है जिनकी यहाँ पर चर्चा की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट इज डिस्कस्ड इन द पैसेज? ऑप्शन देख लेते हैं। ए विक्रम साराभाई, बी होमी जे भाभा, सी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, डी मेघनाथ साहा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए विक्रम साराभाई। गद्यांश में विक्रम साराभाई के बारे में चर्चा की गई है, बहुत सारी बातें बताई गई है।
परंतु उनके बारे में डीपली अगर आपको मालूम है तो आंसर कर पाएँगे, नहीं तो पैसे से आपको सहायता नहीं मिलेगी, सिर्फ़ नाम रिकॉल करने में मदद मिल सकती है। परंतु पैटर्न है बिल्कुल अच्छा लगा मुझे, यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है विक्रम साराभाई। और गद्यांश से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में वर्णित वैज्ञानिक की डैश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। द साइंटिस्ट मेंशन्ड इन द पैसेज वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैश। पहला है, क्या चीज की स्थापना करी? ए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलोर, बी भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर, सी भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, डी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। मतलब कि आईआईएम की इन्होंने स्थापना करी थी, बहुत इंटरनेशनल लेवल का संस्थान, इन्होंने आईआईएम का स्थापना यहाँ पर करी थी अहमदाबाद में, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने बिल्कुल एक नया ट्रेंड देखा, जीके के क्वेश्चन है उनमें भी पैसेज है, अनुच्छेद पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए, परंतु ये बिल्कुल भी मत समझिए कि उसमें गद्यांश में से उत्तर आपको मिल जाएंगे। आपको एक हिंट मिल सकता है और डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, तब जा करके क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। तो हमने आज 30 क्वेश्चन चर्चा करे, और ये क्वेश्चन है वो पूछे गए थे स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट करवाई गई थी नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। तो हमें रिसेंट ट्रेंड है जीके का भी पता लगा, और ये क्वेश्चन है आपके आगामी परीक्षाओं को प्लान करने में मदद कर सकते हैं, आपके सिलेबस को कवर करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एलडीसी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है अवेलेबल करवा रही है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है वो भी डिस्कस किया जा रहा है। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।